हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोला में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग बायो में यूनिट नंबर 2 अर्थात आनुवंशिकता से संबंधित 1 अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में बच्चों आ सकता है। तो आइए उन प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं और उनके उत्तरों के बारे में जानकारी करते हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने कहा कि आनुवंशिकता का जो पहला चैप्टर है बच्चों, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये आपके चैप्टर का नाम है बच्चों। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न बच्चों किस तरह के आएंगे और उनका उत्तर आपको क्या लिखना है, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग भी अपना माइंड प्रयोग करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है बच्चों, कह रहा है कि मानव आनुवंशिकी के खोजकर्ता कौन थे। अब आप लोग थोड़ा विचार कीजिए बच्चों कि मानव आनुवंशिकी, वह कौन सा साइंटिस्ट था जो कि मानव आनुवंशिकी के बारे में और भ्रूण के बारे में और उसके जाइगोट के बारे में, साथ ही साथ भ्रूण में किस प्रकार के वंशागत रोग होते हैं, उनके बारे में जानकारी दिया था बच्चों। ये प्रश्न आपसे यहाँ पर किया गया है। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि मानव आनुवंशिकी के जो खोजकर्ता थे बच्चों, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था जानते हैं? उस साइंटिस्ट का नाम था बच्चों गैरार्ड। क्या नाम था बच्चों? गैरार्ड। गैरार्ड नामक साइंटिस्ट ने मानव आनुवंशिकी की खोज किया था बच्चों। ठीक है, तो अगर पेपर में प्रश्न आता है कि मानव आनुवंशिकी के खोजकर्ता कौन थे बच्चों, तो आपको लिखना है गैरार्ड थे। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है जरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है कि कारक शब्द किसने दिया। वह कौन सा साइंटिस्ट था बच्चों जिसने कि कारक शब्द का प्रयोग अपने नियम में किया था। तो आप सभी लोगों को आनुवंशिकता के खोजकर्ता यानी मेंडल का नाम तो याद ही होगा, जो कि आनुवंशिकता के जनक है बच्चों। इन्होंने मटर नामक पौधे पर प्रयोग किया था, ये आप सब लोग जानते हैं। उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। इस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम आपको पता है, पाइसम सेटाइवम होता है बच्चों। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। और इस मटर के पौधे में बच्चों गुणसूत्र की जो संख्या है वह कितनी पाई जाती है जानते हो? वह गुणसूत्र की जो संख्या है वो इस मटर में 14 पाई जाती है। 14 गुणसूत्र इस मटर के पौधे में पाए जाते हैं बच्चों। तो मेंडल ने जब आनुवंशिकता की खोज किया तो उस समय उन्होंने एक बात कहा था, याद कीजिए क्या कहा था, कि एक रसायन होता है बच्चों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों को ले जाता है। उन्होंने कहा एक ऐसा रसायन होता है जो वंशागत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, और इसी रसायन का नाम उस साइंटिस्ट ने कारक रखा था बच्चों। तो मेंडल के अनुसार कारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो वंशागत लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? कारक शब्द किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? मेंडल ने दिया था। तीसरा प्रश्न आता है कि जीन शब्द किसने दिया। जब मेंडल ने यह कहा कि एक रसायन है जो वंशागत लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है,
तो कुछ वर्षों बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बच्चों जोहेंसन। और इस जोहेंसन साइंटिस्ट ने इस कारक का नाम बदलकर, नाम परिवर्तित करके क्या रखा था जानते हैं? इसी कारक का नाम उन्होंने बदलकर जीन रख दिया था। इसलिए बच्चों जीन के खोजकर्ता कौन है? जोहेंसन। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? जीन शब्द किसने खोजा? तो इसका जवाब आपको मिला है बच्चों, जोहेंसन ने खोजा था। किसने खोजा था बच्चों? जोहेंसन ने खोजा था। अगला प्रश्न है बच्चों, एलील शब्द किसने दिया? यहां देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए। शब्द क्या है बच्चों? एलील शब्द किसने दिया? आप सभी लोग जानते हैं कि एक जोड़ा जीन जो किसी एक विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है, उस एक जोड़े जीन को एलील कहते हैं बच्चों। कभी कभी ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि एलील क्या है, तो क्या बताएंगे बच्चों? एक जोड़ा जीन जो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करता है उसे एलील कहते हैं। और ये जानकारी किसने दिया था जानते हैं? यह जानकारी उस साइंटिस्ट ने दिया था जो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक हैं बच्चों। अर्थात इसकी जानकारी बेटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था बच्चों। बेटसन वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलील शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब होना चाहिए बच्चों बेटसन, विलियम बेटसन इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों इसी साइंटिस्ट से जुड़ा है कि आधुनिक आनुवंशिकता के खोजकर्ता कौन थे? तो आपको उत्तर में यही लिखना है, बेटसन थे। बेटसन का योगदान बहुत ज्यादा है बच्चों आनुवंशिकता में। कई शब्दों और अवस्थाओं की खोज इन्होंने किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 बार इनका नाम आ चुका है। एक तो एलील के खोजकर्ता, दूसरा आधुनिक आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रभावी जीन किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, प्रभावी जीन क्या है? जरा यहाँ आप देखिए, प्रभावी जीन उस जीन को कहा जाता है बच्चों जो अपने लक्षण को व्यक्त करता है। ऐसा जीन जो अपने लक्षण को दिखाता है या प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी जीन कहते हैं बच्चों। जैसे कैपिटल टी, ये मटर के पौधे के लंबेपन को दिखा रहा है। ये बता रहा है कि मटर का पौधा लंबा है। तो लंबेपन को दिखाने वाला जो ये जीन है इसी को हम प्रभावी जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रभावी जीन। तो प्रभावी जीन की परिभाषा क्या हुई? लक्षण को प्रदर्शित करने वाला जीन, लक्षण को प्रदर्शित करने वाला जीन प्रभावी जीन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है बच्चों? तो आप सभी लोगों को याद होगा जब आप आनुवंशिकता का चैप्टर बच्चों पढ़ रहे थे तो मेंडल ने अपने नियम में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया था, जैसे कि एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था। तो आज यहाँ पर प्रश्न जो है एक संकर क्रॉस से जुड़ा हुआ यहाँ दिया हुआ है। तो याद कीजिए बच्चों कि जब हम लोग एक संकर क्रॉस करा रहे थे
तो उसके F2 पीढ़ी में जैसा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो फिर जरा सोचिए कि अगर मैं लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराऊं तो मुझे F1 पीढ़ी में लंबा पौधा मिलेगा जो कि संकर नेचर का होगा। अब अगर F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों का आपस में मैं क्रॉस करा देता हूं, अर्थात उनका स्वपरागण करा देता हूं, तो F2 पीढ़ी में हमको 4 संतान मिलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो वो 4 संतान मिलेंगे उनमें जीन कैसे होंगे, तो उनका जवाब है बच्चों, उनमें जीन कुछ इस प्रकार का होगा। इस तरह का जीन होगा बच्चों उनमें, जिसमें एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना के रूप में हमारे पास जीन दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइप रेशियो होता है वह 1:2:1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1:2:1। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का फिनोटाइप रेशियो क्या होगा बच्चों। तो फिनोटाइप रेशियो का नाम आपने सुना है कि जब हम किसी अनुपात को लक्षण के आधार पे व्यक्त करते हैं बच्चों, तो वो अनुपात फिनोटाइप कहलाता है, और जब जीन के आधार पर व्यक्त करते हैं तो जीनोटाइप कहलाता है। ये प्रश्न कर रहा है कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा बच्चों कि जब हम F2 पीढ़ी का रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है। यहाँ पे हमको ये दिख रहा है बच्चों कि 3 लंबा और 1 बौना, अर्थात 3:1 के रूप में हमको लक्षण मिल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों फिनोटाइप जो अनुपात लिखा जाएगा वो 3:1 लिखा जाता है। इनमें से 3 क्या है बच्चों? लंबे पौधे को डिनोट कर रहा है, और 1 क्या है? बौने पौधे को डिनोट कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि द्विसंकर क्रॉस जब मेंडल ने कराया तो F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात उनको क्या मिला। तो आप सभी लोगों को याद होगा बच्चों कि मेंडल ने अपने तीसरे नियम में डबल क्रॉस कराया था, यानी द्विसंकर क्रॉस कराया था। तो वहां पर F2 पीढ़ी का जब हम रेशियो यानी रेखा चित्र बना रहे थे बच्चों, तो वहां टोटल मिलाकर कितने संतान पैदा हुए थे जानते हो? 4x4 यानी 16 संतान पैदा हुए थे। अब इन 16 संतानों का जो फिनोटाइप रेशियो था बच्चों वो क्या था? याद कीजिए, आप सभी लोगों को पढ़ाया जा चुका है, 9:3:3:1। इस प्रकार से F2 पीढ़ी में कुल 16 संतान प्राप्त हुए थे डबल क्रॉस के समय। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि जो पुरुष होता है, मानव जातियों में जो पुरुष होता है उनमें लिंग गुणसूत्र कैसा होता है। तो पुरुष का लिंग गुणसूत्र बच्चों आप सभी लोगों को पता है XY प्रकार का होता है, जबकि अगले प्रश्न में इन्होंने कहा कि स्त्री का लिंग गुणसूत्र क्या होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्त्री का लिंग गुणसूत्र XX होता है। ठीक है बच्चों, गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न है यहाँ, लिंग निर्धारण वाले हेडिंग से जुड़ा हुआ। तो पुरुष का लिंग गुणसूत्र XY होता है बच्चों, और स्त्री का XX होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि मानव यानी हम लोगों की कोशिका में कितने गुणसूत्र मिलते हैं। तो इसका जवाब आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों की कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र मिलता है, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र मिलता है। अगला प्रश्न पूछा है कि मानव की कोशिका में DNA की संख्या कितनी होती है बच्चों। तो आपको उत्तर में लिखना है 92 की संख्या में DNA हम लोगों की कोशिका में मिलते हैं।
और अंतिम प्रश्न है कि एक गुणसूत्र का निर्माण कितने डीएनए से होता है बच्चों? तो आप सभी लोग ये जानते हो कि एक गुणसूत्र को जब हम बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। एक गुणसूत्र का निर्माण पूछा गया है कितने डीएनए से हो रहा है, तो देखो ये एक डीएनए है बच्चों और ये दूसरा डीएनए है। ये हमने बनाया है बच्चों गुणसूत्र की संरचना। इस गुणसूत्र की संरचना को अगर देखें तो यह गुणसूत्र आपको कितने डीएनए से मिलकर बना हुआ दिख रहा है? ये पहला डीएनए है बच्चों और ये दूसरा डीएनए, यानी कुल मिलाकर 2 डीएनए एक गुणसूत्र को बनाते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि एक गुणसूत्र का निर्माण 2 डीएनए मिलकर करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अब हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी को देखते हुए सभी प्रश्नों के, सभी चैप्टर के प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में क्रमशः जानकारी करेंगे। तो आज हमने आप लोगों को 1 नंबर के जो प्रश्न इस चैप्टर से आ सकते हैं उनके बारे में जानकारी दिया बच्चों। यदि आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।